उपसभापति जी, मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूँ कि एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग पर और विषय पर जो संसार की मानवता के भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है, मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी व्यक्तिगत चिंता इस मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति है और तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बिजली भी मिले और कार्बन का उत्सर्जन भी जीरो हो, इस प्राथमिकता को ध्यान में रखकर इस विभाग की योजनाएं काम कर रही हैं। वर्ष 2018 में जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा के उद्घाटन के अवसर पर भारत एक लीडर के रूप में, प्रणेता के रूप में उभरा था मान्यवर, और उस समय एक स्लोगन दिया गया था, एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड का नारा। और उस समय 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करने के बाद इस पर काम को प्रारंभ किया था और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 26 गुना तक हम सौर ऊर्जा की वृद्धि पर पहुंच रहे हैं। यह बात भी इसमें साबित हो रही है। इस सरकार ने इस बात का लक्ष्य रखा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा और 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा और 6 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और तटीय पवन ऊर्जा के माध्यम से नेट जीरो उत्सर्जन पर सरकार ले जाना चाहती है। कोयला, तेल और गैस के आधार पर ऊर्जा के उत्पादन को सरकार कम करना चाहती है। 2030 तक 50 लाख टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन की क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य लेकर ये सरकार काम कर रही है मान्यवर। 125 गीगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा के, हाइड्रोजन ऊर्जा के माध्यम से वो पैदा करना चाहती है। 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर, यानी पानी को मशीन में ले जाकर तोड़कर हाइड्रोजन को अलग करके वो 60 से 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहती है। 1 लाख करोड़ की बचत इसमें होगी। 50 लाख टन वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। और मैं ये बात बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत आज विश्व में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया के समकक्ष श्रेणी में है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। 4,12,000 टन का टेंडर भी अवार्ड भारत में कर दिया गया है। मशीनें भी आ गई हैं और 40,000 करोड़ से 10,000 टन अमोनिया 2027 तक बनाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम स्थापित करना चाहती है वर्तमान की भारत सरकार। और भारत की मानव जनता को बचाना चाहती है और विश्व की जनता को इस मानवता का संदेश देना चाहती है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करके, पर्यावरण की रक्षा करके मानवता को बचाने का काम भारत सरकार पहलता के साथ करना चाहती है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, मकानों पर ये रूफटॉप सौर ऊर्जा, 300 यूनिट बिजली का बिल जिन घरों पर आता है, इन घरों को उन्होंने रूफटॉप सौर ऊर्जा का साधन देने के लिए सरकार ने कहा है। 15,000 से लेकर 18,000 रुपए तक प्रत्येक परिवार की वार्षिक बचत होगी पैसे में। और रूफटॉप ऊर्जा से वो अपने घर की तो बिजली चलाएगा ही, जब आवश्यक बिजली से अधिक बिजली जो उत्पादित होगी वो ग्रिड में जाएगी, उसका पैसा भी उसको मिलेगा। यानी आजकल जो फैशन चला हुआ है निःशुल्क देने का, तो हम निःशुल्क भी देंगे, लेकिन उसके द्वारा स्वयं सौर ऊर्जा में जो किए गए इन्वेस्टमेंट के आधार पर उत्पादित बिजली को देंगे। मैं कुल मिलाकर इतना इस बारे में एक और विषय कहना चाहता हूं। 2030 तक 5 MMT हाइड्रोजन क्षमता, 50 लाख टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन को उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। 125 गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को इससे करेंगे। मान्यवर, ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन के निर्यात से एक वैश्विक केंद्र बनाने की दृष्टि से हरित हाइड्रोजन मिशन को जो शुरू किया गया है, इस कार्य ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM कुसुम योजना लागू की है।
पीएम कुसुम योजना जो मार्च 2019 में शुरू की गई थी, उसके माध्यम से सौर ऊर्जा के पंप स्टैंड अलोन, यानी अपनी सौर ऊर्जा से अपने ही पंप को चलाना, स्टैंड अलोन पंप की योजना सरकार ने प्रारंभ की थी। कृषि पंपों का सौरीकरण और उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक और महत्वपूर्ण बात सरकार ने की है, गांव में जो बंजर परती भूमि है और कृषि भूमि से अतिरिक्त खेतों की भूमि है, उस पर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाकर किसान को सौर उद्यमी बनाने का भी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है। और उससे दो फायदे, सौर ऊर्जा पैदा होगी, डिस्कॉम के लिए फायदेमंद होगी, और गांव के अंतिम छोर पर डिस्कॉम को बिजली मिलेगी तो पारेषण और वितरण का घाटा भी डिस्कॉम का कम होगा। मान्यवर, इस योजना के 3 घटक हैं। 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से जोड़े और सौर ऊर्जा के संयंत्र, 20 लाख स्टैंड अलोन और सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना और 15 लाख ग्रिड से जुड़े हुए कृषि पंपों को सौर ऊर्जाकरण करना। इसके कार्यान्वयन एजेंसियों को जो 2% का CFA व सेवा शुल्क था, 34,422 करोड़ को केंद्रीय वित्त में शामिल करके और इसकी कार्यान्वयन की सीमा को 31/3/2026 तक बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया है। डिस्कॉम जो कृषि सब्सिडी देता है किसानों के ट्यूबवेल पर, वो सब्सिडी देना कम होगा, यानी आर्थिक नुकसान या आर्थिक सब्सिडी देने के कारण जो डिस्कॉम को घाटा होता था, इससे वो कम होगा। और दिन के समय किसान को खेत पर मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। अभी पहले ये हुआ करता था, किसान को रात में घर से जाना पड़ता था उठकर अपने खेत को पानी देने के लिए। सौर ऊर्जा के कारण किसान को खेत पर बिजली दिन में मिलेगी, दिन में किसान खेत पर काम करेगा। और इसके लिए 70% किसान और 30% केंद्रीय सहायता की योजना भी सरकार ने बनाई है। मई 2024 में तक लगभग 2009 मेगावाट क्षमता स्थापित हो गई थी और 12,247 पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित किया था। ये पीएम कुसुम निधि योजना के कुसुम योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करना और नवीकरण ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से किसान को काम करना। मैंने चर्चा की थी, 13 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी सूर्य घर योजना। प्रत्येक वो व्यक्ति अपने सौर ऊर्जा का पैनल लगाकर अपने घर की भी बिजली लेगा और घर की बिजली के साथ साथ ग्रिड को भी बिजली देने का काम करेगा। बिजली के बिलों की भी बचत होगी और बैंकों से 7% ब्याज पर मुक्त ब्याज पर सोलर पैनल लगाने के लिए सामान्य व्यक्ति को ऋण देने का भी काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी तंत्र के झंझटों से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से जन समर्थन विकसित किया गया है, जहां पर व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएगा और अपने या सौर ऊर्जा का पैनल लगाने के लिए वेंडर को भी उसी पोर्टल पर तलाशेगा और जिस वेंडर से चाहेगा उससे वो अपना काम कराएगा। 430 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस पर सीधे लाभार्थी के खाते में। जुलाई 2024 तक 1,30,000 व्यक्तियों ने इसके लिए पंजीकरण कराया मान्यवर और 15 लाख से अधिक उपभोक्ता आवेदन प्राप्त हुए हैं। 12,30,000 सौर रूफटॉप प्रणालियां भी स्थापित हुई हैं। 1 लाख करोड़ यूनिट बिजली इससे पैदा होने की संभावना है और 25 वर्ष के जीवन काल में 720 MMT कार्बन उत्सर्जन में कमी आने वाली है। 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां इसके माध्यम से प्राप्त होंगी। और मैं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निर्धारण सरकार ने किया है और पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सूर्य के इसके माध्यम से ये बिजली को प्राप्त करने का काम किया जाएगा। मान्यवर, 2030 तक गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसल नवीनीकरण हरित न्यूक्लियर स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली की स्थापित क्षमता की ओर देश बढ़ रहा है। 2030 तक ऊर्जा की 50% आवश्यकता, ये महत्वपूर्ण बात मैं निवेदन कर रहा हूं, 2030 तक ऊर्जा की 50% आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी होगी। मान्यवर, विजन 2047 जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 2047 तक संसार में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है।
तो इस क्षेत्र में भी, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2047 तक भारत एक स्थान बनाएगा अपना। उसका भी विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के साथ दिया है। 1800 गीगावाट स्थापित गैर जीवाश्म क्षमता, गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन का 77% हिस्सा, 25 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 200 प्लस गीगावाट RE उपकरण विनिर्माण, 25 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण। इलेक्ट्रोलाइजर पानी को विकेंद्रित तोड़कर हाइड्रोजन निकालकर और हाइड्रोजन का उपयोग करना। अब तो हाइड्रोजन से कारें भी चलने लगी हैं मानवर। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियों के विषय है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। और इसके साथ साथ टैरिफ में भी कमी आने वाली है, टैरिफ में भी कमी आने वाली है। इसके अब अंतिम बात मैं एक और कहना चाहता हूं मान्यवर, सौर ऊर्जा के साथ साथ समुद्री तटों पर अपतटीय पवन ऊर्जा की उपलब्धियां भी एक महत्वपूर्ण आयाम है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत में लगभग 7600 किलोमीटर जो भारत की भूमिगत समुद्र तट, गुजरात और तमिलनाडु में इसको चिन्हित किया है। गुजरात और तमिलनाडु के तट पर प्रत्येक क्षेत्र की पहचान हुई है। 7,453 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर वित्त पोषण की योजना भी प्रारंभ की गई है। 1 गीगावाट ऐसी परियोजनाओं की स्थापना कमीशनिंग के लिए 6,853 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अब तटीय पवन ऊर्जा से जो बिजली प्राप्त होगी उसको 4 रुपए यूनिट पर सरकार खरीदेगी। मंत्रालय ने भारतीय ऊर्जा सौर निगम के माध्यम से ऑफ शोर पवन रणनीति के अनुरूप कैप्टिव मोड और द्विपक्षीय समझौता और ओपन एक्सेस मोड के तहत समुद्र के किनारे सी बेड पर जमीन पट्टे पर देने की निविदा भी जारी की है। मान्यवर, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में भारत एक विश्व गुरु के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। जहां सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 26% की वृद्धि हो चुकी है और हम इसको 7% वृद्धि करना चाहते हैं, वहीं आज भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी दुगनी की क्षमता को प्राप्त कर चुका है। आज पवन नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? कोयले से, तेल से और गैस से बनने वाली जितनी ऊर्जा के प्लांट है, इनसे कार्बन का उत्सर्जन होता है। कार्बन के उत्सर्जन के कारण वातावरण और पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण प्रभावित होने के कारण मानवता त्रस्त होती है। इसलिए इस नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से जहां हम बिजली का काम अपना पूरा करेंगे, वहाँ हम मानवता की भी रक्षा करने का काम करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करने का भी काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे इस बात पर कहना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। इस नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और इस प्लेटफॉर्म से राज्यसभा के माध्यम से देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, अधिकतम अपनी छतों पर सरकारी सहायता लेकर रूफटॉप पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाएं, अपनी भी बिजली बनाएं और अपनी अतिरिक्त बिजली को बेचें और उसके कारण इस पर तेल, गैस और कोयले पर आधारित बिजली की खपत को कम करें, जिससे कि उसकी खपत कम होगी, आवश्यकता कम होगी, तो धीरे धीरे वो प्लांट बंद होंगे और नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर देश काम करेगा। इतना ही मुझे इसमें कहना था। धन्यवाद।